Good morning, students. So the next topic of our chapter is pseudochemical reaction. Some reaction are of first order with respect to two different reactants. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, बट वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, बट फिर भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं. क्यों? इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन, अगर हम दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को हाई कर दें तो उसकी जो कंसनट्रेशन में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा. ठीक है, यानी कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और हम क्या ले लेंगे, उसे एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी ले लेंगे. जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, हमारे पास कंसनट्रेशन ए है 0.01, कंसनट्रेशन ऑफ बी 55.5. अब जो बी की कंसनट्रेशन में कितना चेंज आया, 0.01 मोलर, यानी कि 55.50 से क्या होगी 55.49. ठीक है, जो चेंज आया बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम जो बी की कंसनट्रेशन है उसे क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे. तो हमारा रेट किसके इक्वल डिपेंड हो जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू के नॉट ए, यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, वेयर के नॉट इज इक्वल टू के इंटू बी. जो के नॉट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. अब जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और बी है, ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इन दोनों को मिला के हमारे पास न्यू रेट कांस्टेंट बन गया, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, के नॉट. जो रिएक्शन है वो हमारी क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें सिर्फ रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन सिर्फ ए के ऊपर, यानी कि एक रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, जिसमें हमारे पास रेट सिर्फ रिएक्टेंट ए के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और दूसरे को हमने क्या ले लिया, एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. नेक्स्ट हमने कंसीडर की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, इसकी रिएक्शन से हमारे पास क्या आया, CH3COOH और C2H5OH. अब स्टार्टिंग में देखो हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं. इसका मतलब इनकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, 2, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू रिएक्टेंट स्पीशीज़. क्योंकि हमारे पास क्या है, दो स्पीशीज़ हैं, तो इसलिए मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, 2. बट हम जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को क्या ले लेंगे, एक्सेस में. एक्सेस में लेने के लिए क्या होगा, जो भी हमारे पास वाटर की क्वांटिटी में चेंज आएगा, वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, उसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एज अ कांस्टेंट. तो हमारा रेट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू के डैश रेट कांस्टेंट इंटू CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन एंड वाटर की कंसंट्रेशन. अब के डैश और वाटर ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट. तो इन दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, न्यू रेट कांस्टेंट बना दिया, के. तो रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर गया, के CH3COO C2H5. मतलब ये हमारे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन. So such reactions which appear to be higher order but actually the lower kinetics. जो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो देखने से ज़्यादा ऑर्डर की लगती हैं, लेकिन जो उनकी किनेटिक्स है वो क्या है, कम ऑर्डर की. जैसे जो ये रिएक्शन थी हमारे पास CH3 वाली, ये देखने से हमें सेकंड ऑर्डर की लग रही थी क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे. ठीक है, बट ये रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इन रिएक्शंस को क्या नेम दे दिया, सूडोकेमिकल रिएक्शंस. इस तरह से केन शुगर की रिएक्शन भी है हमारे पास, शुगर प्लस वाटर. वाटर को हमने ले लिया एक्सेस में. यहाँ पे भी मॉलिकुलैरिटी क्या है हमारे पास, 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बट जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, सिंगल ऑर्डर, यानी कि 1 ऑर्डर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन थ्योरी. नाम से ही पता लग रहा है कोलिजन्स होनी है. ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स. रिएक्टिंग स्पीशीज हमारे पास कौन कौन से हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन कोलाइड विद वन अनदर. यानी कि जो हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स के बीच में क्या होनी है, कोलिजन्स होनी है. ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड मतलब टकराएंगे. दिस इज ऑल्सो बेसिस ऑन द कोलिजन थ्योरी फॉर द रिएक्शंस. इट इज़ बेस्ड ऑन द कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कनेटिक थ्योरी. अब कनेटिक एनर्जी में हमें पता है कि जैसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है. ठीक है, तो इसी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया आगे. द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. कोई भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सिंगल सेकंड में, पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. दोबारा देखो,
कोई भी मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, उस मिक्सचर के सिंगल सेकंड यानी कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितनी कोलिजन्स हमारे पास हो रही हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, यानी कि हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो उनके बीच में कोलिजन्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, यानी कि कोलिजन्स हमारी कितनी होती हैं, 10⁻25 टू 10⁻28 ऑर्डर तक होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा हमारे पास कोलिजन्स होती हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास द रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, द कोलिजन विच प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जब हमारे पास कोलिजन हो रही है, ठीक है, कोलिजन होने के बाद जब हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रिजल्ट में, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जब प्रोडक्ट मिलते हैं तब कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। कोलिजन होने के बाद जब हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम उन कोलिजन्स को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट बैरियर है इसके। फर्स्ट है हमारे पास एनर्जी बैरियर, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर में हमें पता है कि हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी होती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो हमें केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा चाहिए। Those collision of the reactant will give product possess energy greater than threshold energy। जब वो हमें क्या देंगे, जब प्रोडक्ट्स देंगे तब हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से। नेक्स्ट आ गया ओरिएंटेशन बैरियर। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट ओल्ड बॉन्ड्स में ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स क्या है, टूट सके एंड न्यू बॉन्ड्स क्या हो सके, फॉर्म। एग्जांपल देखो उन्होंने NO2 और NO2 की ले ली। यहाँ पे एक हमारे पास NO2 का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी NO2 का है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जब कोलिजन हुई तो क्या बन गया, प्रोडक्ट N2O4, ठीक है। जो नीचे है वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, हमारे पास जो रिएक्टेंट है NO2 और NO2, यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं हुआ। तो वही लिखा उन्होंने, ड्यूरिंग द रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, प्रॉपर उनकी ओरिएंटेशन होगी, तब भी हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने एक और एग्जांपल लेके समझाया, CH3Br प्लस OH नेगेटिव विच गिव्स CH3OH प्लस Br। यानी कि हमने क्या है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों रिएक्टेंट के जो हमारे पास प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, इन्हें आपस में रिएक्ट करना है। तो CH3Br प्लस OH। अब सबसे पहले इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं हो रही, ठीक है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे, यानी कि प्रॉपर अटैक करवा के इंटरमीडिएट यहाँ पे बना, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। So it is clear that the proper orientation of the reactant leads to the bond formation and improper orientation make bounce back and products are not formed। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है वहीं से हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब जो हमने पढ़ा उसका समअप उन्होंने किया है। फॉर अ रिएक्शन टू अक्कर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कोलिजन्स होनी चाहिए रिएक्टिंग स्पीशीज में, यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में। सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन द फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। कुछ ही जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, ठीक है, वही हमारे पास फॉर्म करती हैं बॉन्ड्स को, ठीक है, इफेक्टिव होती हैं। इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल शुड पोसेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन। और वो इफेक्टिव कोलिजन्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए और साथ के साथ ओरिएंटेशन चाहिए, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। और जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए।
So rate of the reaction is proportional to number of collisions per unit volume per second between the reacting species. जो हमारा रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड के बीच में. सो द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन प्रॉपरली ओरिएंटेड एंड सफिशिएंट एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ. फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन यानी कि रेट किसके इक्वल होता है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, हमने पढ़ा है. कंसनट्रेशन ओवर टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई जेड. एफ क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, एंड जेड क्या है हमारे पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है. सो टेम्परेचर हैज़ सफिशिएंट इन्फ्लुएंस ऑन द रिएक्शन रेट. टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर. इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट, ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या चलती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. इसकी हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. सो अ जनरल अप्रॉक्सीमेशन रूल, अब रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कह रहे हैं वो, द रेट ऑफ द रिएक्शन और अ रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. हर 10 डिग्री जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जो रेट है हमारे पास रिएक्शन का या फिर रेट कांस्टेंट, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. 10 डिग्री राइज करने पर टेम्परेचर को जो रेट है या रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है हमारे पास, डबल. ठीक है. तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट. सो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने इंक्रीज़ कर दिया ओवर रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द राइज इन टेम्परेचर. अभी हमने पीछे पढ़ा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़. ठीक है. यहाँ पे उसकी हमने क्या पढ़नी है, अब एक्सप्लेनेशन. According to collision theory of chemical reaction, the rate of reaction depend upon collision frequency and fraction of effective collision. पीछे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा F इंटू जेड, यानी कि जो हमारे पास रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड के ऊपर और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन स्मॉल एफ के ऊपर. ठीक है. उसके बाद इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया. फर्स्ट है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है. इंक्रीज इन टेम्परेचर द कनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, कनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, फास्टली मूव करने लग जाएंगे. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम. जब मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं पर यूनिट टाइम पे वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी. सो द एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो कनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर. सो इंक्रीज ओनली बाय 3% व्हेन द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन. जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तब हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया, 3% चेंज आ गया. ठीक है, हमारे पास रिएक्शन में. दिस मीन्स इफ़ द इंक्रीज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ द ओनली रीज़न फॉर द रिएक्शन फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर. तो इससे हमें क्या पता लगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्शन है रेट है उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया. टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई. कैनेटिक एनर्जी से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे. जब मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी. तो ओवरऑल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. सो नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स. इफेक्टिव कोलिजन में हमने क्या पढ़े थे, दो एनर्जी बैरियर पढ़े थे. एक तो एनर्जी बैरियर पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन का. सो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड द रेस्ट ऑफ कोलिजन्स आर इनइफेक्टिव. इफेक्टिव कोलिजन में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे. ठीक है. जो बाकी कोलिजन्स हैं प्रॉपरली ओरिएंटेड जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते वो क्या रहेंगी, इनइफेक्टिव, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा.
For effective collision, colliding molecules have must more than or equal to the energy called threshold energy. ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल चाहिए या उससे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए. So now consider why some collision should be highly energetic while others are not. अब क्वेश्चन ये है कि कुछ कोलिजन्स क्या होती हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं करती. ठीक है, सो वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस डू नॉट पोसेस द सेम किनेटिक एनर्जी. जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस में, हर एक की सेम किनेटिक एनर्जी नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी. So due to the collisions between the moving molecules, their energies are transferred from one molecule to the another. अब जब कोलिजन्स होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तब एक मॉलिक्यूल अपनी किनेटिक एनर्जी किसे ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे को. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी किनेटिक एनर्जी की, यानी कि किनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, वेरी करती जाएगी मॉलिक्यूल्स में. सो इफ़ द मॉलिक्यूल्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल with a given number at a particular temperature, a curve is formed. This is called a Maxwell distribution of energy. वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, अगर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी के बीच में और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में हम क्या प्लॉट कर दें, ग्राफ प्लॉट कर दें. ठीक है, उस ग्राफ का नाम क्या होगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. ठीक है, यानी कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें क्या कह रहे हैं, एविडेंट दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी लो और वेरी हाई एनर्जीज इज वेरी स्मॉल. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट kinetic energies show by the peak in the graph. दिस पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल kinetic speed. अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास ये पीक आ रही है, ठीक है, यहाँ पे वो पीक किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, मोस्ट प्रोबेबल किनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग. और जो ये शेडेड पोर्शन है वो क्या हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल फॉर इफेक्टिव कोलिजन. यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन के लिए कैपेबल हैं, वो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे. So it may be noted that the reactions having low values of E मतलब energy, जिनकी energy की value कम है, there will be larger fraction of colliding molecules will produce effective collision or the rate of reaction will be high. The value of E is reaction is high, so few collisions. अब यहाँ पे क्या है, देखो एनर्जी की वैल्यू जब हमारे पास कम है तब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव कोलिजन्स होगी. ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, जो इफेक्टिव कोलिजन है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज़. तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग एनर्जी में हमारे पास रेट क्या होगा, हाई होगा, और जब जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी तो रेट क्या होता जाएगा हमारा, लो होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो लेट अस कंसीडर द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. अब हमने पीछे बोला था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, डबल. अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. शो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लिए, T1 एंड T2. जो T2 टेम्परेचर है वो क्या हमारे पास T1 टेम्परेचर से 10 डिग्री ज़्यादा है. ठीक है, so from the figure it is evident that the curve at higher temperature gets shifted to the right, indicating the higher temperature. The molecules have higher energy. The curve of higher energy is flattened than that of the lower temperature. यहाँ पे हमने दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर दिए. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ हमारे पास है एनर्जी. टेम्परेचर T1 ले लिया, देन टेम्परेचर T2 ले लिया. जैसे जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा ग्राफ है वो क्या होता जाएगा, फ्लैटेंड होता जाएगा. ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, सो द फ्लैटर देन द लोअर टेम्परेचर इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर एनर्जी कंटेंट हैज़ इंक्रीज. तो जब वो फ्लैटन होता जाएगा तब हमारे पास जो एनर्जी के कंटेंट हैं वो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे. सो द मिनिमम energy required to the effective collision in a diagram, number of molecule processing energy is equal or greater than E is proportional to area EBCD at temperature T1. अब जब हमारे पास टेम्परेचर T1 है तो कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, ये ABCD. ठीक है, जब हम टेम्परेचर T2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या होता जाएगा, फ्लैटन. तब हमारे पास कौन सा एरिया कवर होगा, AB, E एंड F. ठीक है, AB, E एंड F
इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज द ABCD। तो हमें यहाँ डायग्राम से ही पता लग रहा है कि जो एरिया है हमारे पास ABEF वो क्या है, ABCD एरिया से क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस लार्ज है, ज़्यादा है, ट्वाइस। So the rate of reaction depend upon the number of molecule which possess energy larger than the activation energy। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या, उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ इंक्रीज 2 टाइम्स, देयर बाय इंक्रीज द रेट 2 टाइम्स फॉर अ राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इस ग्राफ से कि हर एक 10 डिग्री जब हम राइज़ करेंगे टेम्परेचर को, तो जो ग्राफ है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, डबल हो जाएगा। और जो हमारे पास उसका ग्राफ है टेम्परेचर का वो क्या होता जाएगा, फ्लैटन होता जाएगा। एंड एनर्जी की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। So increase in the rate of reaction with the rise in temperature is due to the increase in number of effective collisions। जब हमारे पास टेम्परेचर के बीच में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है कि हमारे पास जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कोलाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी जो कोलिजन्स हैं वो क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।